जय हिंद साथियों। मैं अमित सिंह तोमर अमित लाइव एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों कल तक हमने क्लास 9 के 6 चैप्टर को दोस्तों ख़त्म कर लिया था एमसीक्यू साइंस के। तो दोस्तों आज से हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जीवों में विविधता, क्लास 9 का साइंस का। तो दोस्तों इसके एमसीक्यू देखते हैं। तो ऊपर के आई बटन में दोस्तों मैंने सारे क्लास प्लेलिस्ट डाल दिए दोस्तों, एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ के नाम से दोस्तों। तो उसमें जाके क्लास 6, 7 और 8 और 9 का दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 7 का दोस्तों क्लास 9 का दोस्तों 7 चैप्टर जीवों में विविधता का पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताओ कि पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, कि 1 और 2 दोनों सही है कि दोनों सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए केवल एक सही है। केवल एक क्या है ऑप्शन है दोस्तों, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अब दोस्तों सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। पहले दोस्तों इसकी डिटेल भी देख लेते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की। तो डिटेल है दोस्तों, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है क्योंकि वे किन्हीं खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो सकते हैं। अतः कथन बन सही है। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है तथा वे उसी के अनुरूप कार्य करती है। शारीरिक रचना में ये सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो जाते। अतः कथन दूसरा क्या है दोस्तों, गलत है। अब दोस्तों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। एक कौन सा है दोस्तों, गर्मी वाला भाग है और दूसरा नमी वाला भाग है। तो निम्न कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या है? ऑप्शन ए, यह पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन बी है, यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है। और ऑप्शन डी है दोस्तों, यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कि जो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है दोस्तों, एक में गर्मी और एक में नमी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जो दोस्तों ये वाला क्षेत्र रहता है, ये जैसे कि है ना दोस्तों, ये विषुवत रेखा हो गई, ये 30 डिग्री और ये 30 इधर का 30 है ना, ठीक है दोस्तों। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। तो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधों और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से अधिक भाग कुछ एक देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर के क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन बी दिया गया है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी दिया गया है रॉबर्ट विटेकर और ऑप्शन डी दिया गया है कार्ल बोस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन जो है दोस्तों विकास की अवधारणा से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। सेकंड पॉइंट है इसमें दोस्तों, अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल बोस ने सारे सजीवों को जगत यानी कि किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। अब दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि जीवों के 5 जगत यानी कि किंगडम में वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन इसमें सम्मिलित हैं? तो पहला दिया गया है दोस्तों मोनेरा, सेकंड दिया गया है प्रोटिस्टा, थर्ड दिया गया है कवक, फोर्थ दिया गया है प्लांटी और फिफ्थ दिया गया है एनिमिलिया। तो आपको ये बताना है कि जीवों के 5 जगत में से कौन से हैं।
कि पांचों सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 2 3 सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 3 4 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है 1 3 4 5 सही है। और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5। अर्थात दोस्तों जीवों के 5 जगत में क्या क्या आ रहा है, मोनेरा आ रहा है, प्रोटिस्टा आ रहा है, कवक आ रहा है, प्लांटी आ रहा है और एनिमेलिया आ रहा है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में जीवों के 5 जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये समूह निम्न विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए। ऑप्शन ए दिया गया, ए पॉइंट है दोस्तों कोशिकी संरचना प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक को ध्यान में रखा। बी दिया गया है जीव का शरीर एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय है, इसमें बहुकोशिक जीवों की संरचना जटिल होती है, इसको ध्यान में रखकर। सी दिया गया है कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा स्वपोषण की क्षमता को ध्यान में रख। और फिर दिया गया है दोस्तों कार्ल बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूकेटिव क्या दिया है दोस्तों यूबे बैक्टीरिया में बांट दिया। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों का उपसमूह में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज तो है नहीं, है ना। तो दोस्तों एक चीज और लास्ट पॉइंट है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति क्या है दोस्तों, स्पीसीज है ना, जाति है। आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों वर्गीकरण की, जाति अर्थात स्पीसीज है। अब दोस्तों इसी में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि इस जगत क्या है दोस्तों, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों नीलहरी शैवाल इस जगत का उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 सही है। ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों 2 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी क्या दिया गया है दोस्तों, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों और सेकेंड ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। क्या मोनेरा जगत का उदाहरण कौन है दोस्तों, नीलहरित शैवाल। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि मोनेरा जगत के जीवों में से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। कोशिका भित्ति के ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। अतः कथन बन गया है दोस्तों गलत है। इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक और कोशिका होते और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषमपोषी दोनों हो सकते। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा इस जगत के जीवों के कुछ उदाहरण हैं। तो मोनेरा जगत के जीवों के उदाहरण कौन कौन है दोस्तों, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म इस जगत के उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अमीबा और प्रोटोजोआ में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए दिया गया प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। ऑप्शन बी दिया गया मोनेरा जगत के अंतर्गत। ऑप्शन सी दिया गया प्लांटी जगत के अंतर्गत। और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ये बताने कि अमीबा और प्रोटोजोआ किस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब, ए बी सी में से क्या है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। एक कोशिक शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, अमीबा और यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत के जीवों के कुछ उदाहरण हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती। यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फंजाई अर्थात कवक जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस जगत के यानी कि फंजाई या कवक जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि फंजाई या कवक जगत के कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों फंजाई या कवक में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है।
तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 और 3 सही, ऑप्शन सी दिया गया है केवल 3 सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 1, 2 और 3 सही। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। अर्थात तीनों स्टेटमेंट आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों कि फंजाई या कवक जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों फंजाई या कवक जगत के कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों फंजाई या कवक जगत में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो भी जीव होते हैं उनमें काइटिन की बनी कोशिका भित्ति होती है। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल को देख लेते हैं कि उपयुक्त कथन सही है। फंजाई विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। इनमें कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों इसी में कि कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाती है, जिसे जीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब दोस्तों इसी में लास्ट पॉइंट है कि ईस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम तथा एगेरिकस फंजाई जगत यानी कि कवक जगत के कुछ उदाहरण हैं। अब दोस्तों इसी में 8th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लांटी और एनिमिलिया जगत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। तो दोस्तों इसका बताना क्या आंसर है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल ए, ऑप्शन बी दिया गया है 2 केवल 2, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2, और ऑप्शन डी है दोस्तों ना तो 1 है भाई और ना ही 2 है। तो बताओ दोस्तों क्या इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल 2, यानी कि एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी है। तो एनिमिलिया वर्ग में कौन आते हैं दोस्तों, विषमपोषी आते हैं। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि कथन फर्स्ट गलत है क्योंकि प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशी यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है या स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया। कथन सेकेंड सही है। एनिमिलिया वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशी यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते। प्लांटी जगत का वर्गीकरण दोस्तों तो इमेज नहीं है यहाँ पे दोस्तों, एनिमिलिया जगत का भी इमेज नहीं है। तो दोस्तों इसको बाद में देख लेंगे। अब आते हैं दोस्तों 9th नंबर के क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है दोस्तों प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। निम्न में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है, प्लांटी में जो नहीं आते। पहला दिया गया है दोस्तों थैलोफाइटा, सेकंड दिया गया है जिम्नोस्पर्म, थर्ड दिया गया है मोलास्का, फोर्थ दिया गया है पोरीफेरा और फिफ्थ दिया गया है निमेटोडा। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि प्लांटी जगत में शारीरिक जटिलता के आधार पर, प्लांटी जगत को क्या शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बताना है कि प्लांटी जगत में कौन से नहीं आ रहे। तो मैं दोस्तों इसका डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केवल 3, 4 और 5 जो है दोस्तों ये प्लांटी जगत में नहीं आ रहे। तो 3, 4, 5 कौन से हैं दोस्तों। तो 3, 4, 5 है दोस्तों, एक तो मोलास्का, पोरीफेरा और निमेटोडा, ये प्लांटी जगत में नहीं आते। बाकी थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये प्लांटी जगत में आते। बाकी आंसर क्या है दोस्तों, यही आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना, कि 3, 4, 5 प्लांटी जगत में नहीं आते। अब दोस्तों इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों प्लांटी और एनिमिलिया को उनकी क्रमिक शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पौधों को 5 वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों, बांटा गया। एक तो शैवाल है पहला, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, फोर्थ है जिम्नोस्पर्म और फिफ्थ है दोस्तों एंजियोस्पर्म। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट की जंतुओं अर्थात एनिमिलिया को इस फाइलम में बांटा गया। एनिमिलिया वर्ग में दोस्तों क्या क्या आते हैं, अर्थात जंतु को ही दोस्तों एनिमिलिया वर्ग बोल रहे हैं। तो पोरीफेरा दोस्तों पहला वर्ग है, सेकेंड वर्ग सिलेंट्रेटा, थर्ड है दोस्तों
प्लेटी हेलमिंथीज, फोर्थ है निमेटोडा और फिफ्थ है दोस्तों एनिलीडा, सिक्स्थ है आर्थ्रोपोडा, सेवंथ है मोलास्का, एट्थ है इकाइनोडर्मेटा, नाइन्थ है दोस्तों प्रोटोकार्डेटा और टेंथ है दोस्तों बर्डीवेटा। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। तो बताओ दोस्तों इनमें से कौन सा सही जवाब है दोस्तों, कि 1 2 3 सही है, कि केवल 4 सही है, कि 2 3 सही है दोस्तों, कि 1 और 4 सही है। तो बताओ क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों 1 2 3 4 सही। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सही है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या था पॉइंट दोस्तों। तो पॉइंट है दोस्तों, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, यह भी सही है। टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होते, यह भी सही है। और फोर्थ है दोस्तों कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, यह भी सही। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन सही है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा, अल्बा और क्लेडोफोरा तथा कारा इस वर्ग के पादपों के उदाहरण है। क्या थैलोफाइटा वर्ग के पादपों के उदाहरण क्या है? यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा, अल्बा, क्लेडोफोरा तथा कारा। फिर सेकंड पॉइंट है दोस्तों, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप वर्ग को उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होते। मॉस यानी कि फ्यूनेरिया, मार्केशिया तथा रिक्शिया इस वर्ग के पादपों के उदाहरण हैं। यानी कि ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों के उदाहरण क्या है दोस्तों? मॉस, मार्केशिया तथा रिक्शिया। फिर है दोस्तों देखते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट है कि टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। मार्शिलिया, फन और हार्स टेल इस वर्ग के पादपों के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि टेरिडोफाइटा के उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? मार्शिलिया, फन हो गया, हार्स टेल हो गया, है ना। फिर है दोस्तों लास्ट पॉइंट है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण यानी कि एम्ब्रियोस पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु यानी कि स्पोर कहते हैं। इन तीनों समूहों के पादपों में जननांग यानी कि रिप्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अप्रत्यक्ष होते हैं, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। अब दोस्तों हम इसी में आगे बढ़ते 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि फेनरोगेम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर मतलब बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोटस, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री यानी कि डिकोटस होते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कौन से सही नहीं है, तो आपको गलत को बताना है ना। सही को नहीं बताना है, गलत को बताना है। तो इसका मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 जो है दोस्तों सही नहीं है। क्या है दोस्तों? 1 और 3 को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन ऐसे कर देता हूँ। 1 और 3 क्या है दोस्तों? सही नहीं है। और दोस्तों यही क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, 1 और 3। और सेकंड वाला क्या है दोस्तों? ये सही है, अर्थात एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते, ये बात सही है। और 1 और 3 सही नहीं है। अब दोस्तों डिटेल को देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों, क्रिप्टोगेम के विपरीत वे पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं,
फेनरोगेम कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, फेनरोगेम बीज के अंदर भ्रूण के साथ खाद्य पदार्थ यानी भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर फेनरोगेम को जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी तथा एंजियोस्पर्म आवृत बीजी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, अतः इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण था पाइनस तथा साइकस। अतः कथन बन क्या है दोस्तों, गलत है। फिर दोस्तों इसी में है सेकेंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म फल के अंदर यानी बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। इस उपवर्ग के पौधों के सभी सदस्यों में पुष्प लगते हैं, इसलिए इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। अतः कथन दूसरा क्या है, सही है। फिर लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म में पौधों के अंकुरण के समय निकलने वाले बीज पत्रों के आधार पर इन्हें 2 वर्गों यानी कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में बांटा गया। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र होते हैं। अतः कथन तीसरा क्या है दोस्तों, गलत है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको टेबल 1 में दोस्तों फाइलम दिया गया और टेबल 2 में उदाहरण दिए गए। तो ऑप्शन ए अर्थात ए पे दिया गया है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ABCD के सामने क्या आएगा। ए पे दिया गया है दोस्तों पोरीफेरा फाइलम, उसके सामने पहला पॉइंट दिया फीताकर्मी यानी कि टेप बम। बी के सामने दिया है दोस्तों बी सिलेंटेरेटा फाइलम के सामने दिया है गोलकर्मी यानी कि राउंड बम। सी है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम के सामने दिया गया थर्ड पॉइंट हाइड्रा। और डी है दोस्तों निमेटोडा फाइलम के सामने दिया गया है फोर्थ पॉइंट स्पंज। तो आपको ये बताना है दोस्तों ABCD के सामने क्या आएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 4312 ऑप्शन बी 4312। 4312 दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहीं पे। तो 4312 दोस्तों ये 4 हो गया 2 और 1 अर्थात दोस्तों पोरीफेरा के सामने क्या आएगा दोस्तों स्पंज। पोरीफेरा फाइलम का उदाहरण क्या है स्पंज है। फिर है दोस्तों सिलेंटेरेटा का उदाहरण क्या है। सिलेंटेरेटा का उदाहरण है दोस्तों वो है सिलेंटेरेटा का उदाहरण है ऑप्शन थर्ड यानी कि हाइड्रा है। फिर है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन सेकेंड यानी कि गोलक्रमी। गोलक्रमी किसका उदाहरण है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज। और नीमेटोडा का उदाहरण है दोस्तों फीताकर्मी। क्या है नीमेटोडा का उदाहरण है दोस्तों फीताकर्मी यानी कि टेप बॉम्ब। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों उपयुक्त सभी एनिमिलिया जगत के फाइलम यानी कि वर्ग है। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि पोरीफेरा फाइलम यानी कि वर्ग में छिद्र युक्त जीव आते हैं जो अचल तथा किसी आधार से चिपके रहते हैं। अपने शरीर के छिद्रों यानी कि जो कि नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं ना दोस्तों छिद्र। तो शरीर के छिद्रों के माध्यम से ये जल ऑक्सीजन व भोजन का संचरण करते। इनका शरीर कठोर आवरण यानी कि बाह्य कंकाल व सरल शारीरिक संरचना उत्तक विभेदन नहीं जैसी विशेषता रखती है। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। साइकोन यूप्लेक्टेला तथा स्पांजिला इसके उदाहरण है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों इसमें कि सिलेंटेरेटा जलीय जंतु है। इनका शारीरिक संगठन उत्तकी स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों यानी कि आंतरिक एवं बाह्य परत का बना होता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं जैसे कि कोरल और कुछ एकाकी होती हैं जैसे कि हाइड्रा। समुद्री एनीमोन और जेलीफिश भी इस वर्ग के उदाहरण हैं। फिर है दोस्तों प्लेटी हेलमिंथीज का शरीर द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल। शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान तथा तिकोरक यानी कि ट्राइप्लो ब्लास्टिक उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों पर होता है। इनमें बाह्य तथा आंतरिक स्तर तथा कुछ अंग भी होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी का अभाव होता है जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनके शरीर पृष्ठधारी
तथा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि यानी कि फ्लैट बॉम्ब्स कहा जाता है। इस वर्ग में प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद तथा फीता कृमि और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। निमेटोडा भी तिकोरक तथा द्विसम्मित जंतु हैं, लेकिन इनका शरीर बेलाकार, इनकी देह गुहा को कूटसीलोम कहते हैं। इनमें उत्तक होते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। यह अधिकांशतः परजीवी होते हैं, जिस कारण दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि यानी पिन बॉम्ब्स इसके सामान्य उदाहरण हैं। निमेटोडा के उदाहरण क्या है दोस्तों? गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि यानी कि पिन बॉम्ब्स उदाहरण है निमेटोडा के। अब दोस्तों 13 क्वेश्चन पे आते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दोस्तों आपको फाइलम दिए गए हैं और सूची 2 में दोस्तों विशेषता। फाइलम क्या है? मतलब दोस्तों वर्ग बोलते हैं। फाइलम का हिंदी क्या होता है? वर्ग। तो ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ए दिया गया है एनिलीडा के फर्स्ट पॉइंट दिया, उसके सामने वास्तविक देह गुहा। बी दिया गया आर्थ्रोपोडा, उसके सामने सेकंड पॉइंट है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। सी दिया गया मोलास्का, थर्ड दिया गया उसके सामने खुला संवहनी तंत्र। डी दिया गया इकाइनोडर्मेटा, उसके सामने फोर्थ पॉइंट दिया गया त्वचा कांटों से आच्छादित। तो आपको ये बताना है कि ABCD के सामने क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन है 1 2 3 4 इसका सही जवाब है। अर्थात क्या है दोस्तों 1 2 3 4 मतलब कि जो जिसके सामने वही इसका सही जवाब। यानी कि एनिलीडा वर्ग की दोस्तों क्या विशेषता होती है? वास्तविक देह गुहा होती है एनिलीडा वर्ग। वैसे आर्थ्रोपोडा वर्ग में दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। फिर सी के सामने यानी कि मोलास्का वर्ग दोस्तों खुला संवहनी तंत्र होता है इसमें। और इकाइनोडर्मेटा यानी कि त्वचा कांटों से आच्छादित होती है दोस्तों इनकी। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं। तो उपयुक्त सभी एनिमेलिया जगत के फाइलम यानी कि वर्ग हैं। तो एनिलीडा जंतु द्विपार्श्व सम्मित यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल एवं त्रिकोरक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी तथा वास्तविक अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर खंड युक्त यानी कि सेगमेंटेड होता है। ये जली और स्थलीय दोनों होते हैं। जली एनिलीडा अलवण एवं लवड़ी जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते। केचुआ, नेरिस तथा जोंक इसके उदाहरण है, यानी एनिलीडा जंतु द्विपार्श्व सम्मित के उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में देखते हैं सेकंड पॉइंट कि आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़ा, तिलचट्टा तथा सतपाद यानी कि कनखजूरा इस वर्ग के अंतर्गत वाले कुछ जंतु इस वर्ग मतलब आर्थ्रोपोडा जगत में आते हैं दोस्तों। क्या क्या आते हैं? झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, तिलचट्टा तथा सतपाद यानी कि कनखजूरा आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों मोलास्का भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम यानी कि छोटी होती है और शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलास्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। घोंगा, सीप, ऑक्टोपस, यूनियो, काइटोन इत्यादि इस वर्ग के उदाहरण है मोलास्का वर्ग के। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इकाइनोडर्मेटा की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ये देह गुहा त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरणतः स्टार फिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, पंख तारा यानी कि एंटेडोन हो गया, समुद्री खीरा यानी कि होलोथूरिया इत्यादि इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हैं। अब दोस्तों इसी में देखते 14 नंबर का क्वेश्चन कि प्रोटोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम यानी कि वर्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि नोटोकार्ड प्रोटोकार्ड वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। सेकेंड पॉइंट है वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है। तो उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन से सही है। कि ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है,
ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कि ना तो एक और ना ही 2 सही। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि नोटोकार्ड प्रोटोकार्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों वास्तविक मेरुदंड की उपस्थित वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। प्रोटोकार्डेटा द्वीप पार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल, त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी युक्त जंतु है। नोटोकार्ड इनका एक विशेष लक्षण है, इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में नोटोकार्ड निश्चित रूप से उपस्थित होता है, परंतु जीवन की सभी अवस्थाओं में उपस्थित नहीं रह सकता। नोटोकार्ड छड़ के जैसी लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर उपस्थित होती है या तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है तथा पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है, जिससे जंतुओं को चलन में आसानी होती। प्रोटोकार्डेटा समुद्री जंतु है, उदाहरणतः बेले, नागलोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, ये दोस्तों प्रोटोकार्डेटा द्वीप सममिति। फिर दोस्तों सेकेंड पॉइंट है कि वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी वर्ग के जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। कशेरुकी जीवों में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं दोस्तों, इनको देख लेते हैं। पहला तो दोस्तों नोटोकार्ड, सेकंड लक्षण है पृष्ठ नली के कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, थर्ड लक्षण है त्रिकोरिक शरीर, और फोर्थ लक्षण है युग्मित क्लोम थैली। फिर फिफ्थ लक्षण है दोस्तों देह गुहा। अब दोस्तों इसी में हम आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते कि निम्न में से कौन से वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी फाइलम के हिस्से। पहला पॉइंट है दोस्तों मत्स्य यानी कि पाइसस, सेकेंड पॉइंट है दोस्तों जल स्तर एम्फीबिया, थर्ड पॉइंट है दोस्तों सरीसृप यानी कि रेप्टिलिया, और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पक्षी यानी कि एप्स, और फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों स्तनपायी यानी कि मैमालिया। तो सही उत्तर को आपको दोस्तों चुनना है कि कौन से जो है वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी फाइलम यानी कि कशेरुकी वर्ग के हिस्से। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो 1, 2, 3, 4 और 5 दोस्तों ये सब काहे में आ रहा है, ये आ रहा है वर्टिब्रेटा वर्ग अर्थात कशेरुकी वर्ग में आ रहा है। अर्थात मत्स्य भी दोस्तों कशेरुकी वर्टिब्रेटा वर्ग में, जल स्थल चर एम्फीबिया भी दोस्तों कशेरुकी वर्टिब्रेटा में, फिर है दोस्तों सरीसृप भी दोस्तों कशेरुकी वर्टिब्रेटा में, पक्षी दोस्तों एप्स ये भी कशेरुकी वर्टिब्रेटा में ही है, और फिफ्थ है दोस्तों स्तनपायी यानी कि मैमालिया भी दोस्तों कशेरुकी वर्टिब्रेटा में। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी वर्ग को पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग तथा स्तनपायी सम्मिलित है। अब दोस्तों इसी में 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते कि निम्न पर विचार कीजिए, ये अंडे देने वाले जंतु। तो दोस्तों नीचे देख लेते कि उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता मत्स्य, जल स्थलचर, उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के रूप में नहीं पाई जाती, ये पूछ रहा। पहला पॉइंट है ये अंडे देने वाले जंतु हैं, सेकेंड है ये समतापमापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, थर्ड है दोस्तों इनका हृदय त्रिकक्षी यानी कि चेम्बर्ड होता है। तो उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर यानी कि उभयचर वर्ग तथा सरीसृप वर्ग के समान रूप से नहीं पाई जाती, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब बताओ दोस्तों कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, कि 1, 2, 3 तीनों सही है, कि 2, 3 सही है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों केवल तीसरा सही है। केवल तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा मतलब तीसरी जो दोस्तों विशेषता है ये पाई नहीं जाती है दोस्तों। ये मतलब ये विशेषता मत्स्य या जल स्थल या सरीसृप में नहीं पाई जाती, बाकी ये 2 विशेषता पाई जाती हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों विशेषता पाई जाती कि दोस्तों ये अंडे देते हैं, मत्स्य या जल स्थलचर या सरीसृप अंडे देते हैं,
तथा ये असमतापमापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं हम। तो डिटेल है दोस्तों, मत्स्य, उभयचर तथा सरीसृप तीनों वर्टीब्रेटा के वर्गीकरण का हिस्सा है। पहला पॉइंट है दोस्तों, मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं, ये असमतापमापी होती हैं, ये अंडे देती हैं तथा इनमें कंकाल उपस्थित होता है। कुछ मछलियां जैसे कि शार्क का कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है, परंतु अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, जल स्थल चर यानी कि उभयचर में मछलियों के विपरीत सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती, ये अंडे देते हैं तथा असमतापमापी होते। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, ये जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते। इनमें श्वसन के लिए क्लोम और फेफड़े होते हैं। इनमें वृक्क भी पाया जाता है। इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि सरीसृपों का शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है, ये असमतापमापी और अंडे देते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनका हृदय सामान्यतः त्रिकोणीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। अब दोस्तों इसी में 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, पक्षी और स्तनपायी दोनों समतापमापी यानी कि वार्म ब्लडेड जीव है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि पक्षी और स्तनपायी 4 कक्षी हृदय पाए जाते हैं। थर्ड है दोस्तों कि पक्षी और स्तनपायी श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं क्या इनमें, तो आपको बताना है कौन सा सही है, कि 1 2 सही है, कि 2 3 सही है, कि 1 2 3 सही है, कि 1 और 3 सही है। तो इसका सही जवाब मैं दोस्तों आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 सही है। यानी कि दोस्तों पक्षी और स्तनपायी ये दोनों कैसे होते हैं दोस्तों, समतापमापी यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। सेकेंड है दोस्तों कि पक्षी और स्तनपायी जो होते हैं दोस्तों 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। थर्ड है दोस्तों कि पक्षी और स्तनपायी में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि उपयुक्त सभी कथन सही है। पक्षी और स्तनपायी दोनों वर्टीब्रेटा वर्ग के अंतर्गत है। वर्टीब्रेटा वर्ग कौन सा है दोस्तों, कशेरुकी वर्ग। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि पक्षी समतापमापी, इनका हृदय 4 कक्षीय है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है, श्वसन फेफड़ों से होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया। फिर थर्ड पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है कि स्तनपायी भी समतापमापी प्राणी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियां होती हैं। ये शिशुओं को जन्म देते हैं। हालांकि इक्विडेना और प्लेटिप्स यानी कि डग बिल्ड प्लेटिप्स जैसे कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे यानी कि मर्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। चमगादड़, बिल्ली और चूहा भी इसी वर्ग में आते हैं, स्तनपायी में। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे नीनियस लिखा है लेकिन वो लीनियस है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीनस एवं स्पीसीज यानी कि प्रजाति को ही ध्यान में रखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है आपको बताना। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों केवल 1 सही है। ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो यह आपको बताना है कि इनमें से क्या है सही जवाब, की ए बी सी डी क्या सही। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात दोस्तों जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में पहला पॉइंट कि इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही। सेकंड पॉइंट है कि इस पद्धति के अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीनस एवं स्पीसीज यानी कि प्रजाति को ही ध्यान में रखते हैं, यह भी सही। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है
और पूरे संसार में वहाँ उसी मात्रा से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इस वैज्ञानिक नाम पद्धति का सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा आरंभ किया गया। उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। नाम पद्धति यानी कि द्विनाम पद्धति के लिए कुछ बातों पर विचार किया जाता है, जैसे कि पहला पॉइंट है दोस्तों, जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, प्रजाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, छपे हुए रूप में वैज्ञानिक नाम इटैलिक में लिखे जाते हैं। फोर्थ है दोस्तों कि जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा उभयचर नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन ए मेंढक उभयचर नहीं है, ऑप्शन बी टोड उभयचर नहीं, ऑप्शन सी है दोस्तों सेलामेंडर उभयचर नहीं, और ऑप्शन डी है दोस्तों दरियाई घोड़ी उभयचर नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा जो है उभयचर नहीं है। डिटेल देख लेते हैं कि मेढक, टोड, सेलामेंडर, हाइला यानी कि वृक्ष मेढक उभयचर के उदाहरण है, जबकि दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग का जंतु है। ध्यान में रखना, दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग में आता है। अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो निम्न में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। ऑप्शन ए कछुआ नहीं है, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिच जंतु नहीं है सरीसृप का, ऑप्शन सी उड़न छिपकली नहीं है, और ऑप्शन डी है किंग कोबरा सरीसृप वर्ग में नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी जो है दोस्तों सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, ऑस्ट्रिच। डिटेल देख लेते हैं दोस्तों, कछुआ, उड़न छिपकली, घरेलू छिपकली, किंग कोबरा यानी कि सर्प तथा कैमेलियन सरीसृप है, जबकि ऑस्ट्रिच, सफेद स्टॉक तथा नर गुच्छेदार बदक पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों इसी में हम डिटेल देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी भेल नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है सील स्तनपायी भेल नहीं है, ऑप्शन बी दिया गया है भेल स्तनपायी नहीं है, सी दिया गया है मगरमच्छ नहीं है, और डी है दोस्तों और डॉल्फिन नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉल्फिन जो है दोस्तों ये स्तनपायी व्हेल नहीं है। डॉल्फिन डिटेल देख लेते हैं, सील, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। अब दोस्तों इसी में आगे देखते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 है दोस्तों जो कि है गति यानी कि मोशन। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, गति यानी कि मोशन को देख लेते। तो पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि स्थिति में परिवर्तन एक गति, इसकी व्याख्या निम्न में से किन रूप में की जाती है। ऑप्शन ए दिया गया तय की दूरी, ऑप्शन बी दिया गया विस्थापन, ऑप्शन सी दिया गया ए और बी, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी जो है दोस्तों ये स्थिति में परिवर्तन एक गति इसकी व्याख्या करता है, यानी कि तय की गई दूरी और विस्थापन। डिटेल देख लेते हैं, स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना या उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदल रहा है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पे आते हैं, चाल और वेग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों कि प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड यानी कि ms-2 होता है। तो उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन से सही है, कि 1 और 2 सही है, कि 2 और 3 सही है, कि 1, 2, 3 और सही है, कि 1 और 3 सही है, कि 2 और 1 सही है। तो इसका जो सही जवाब है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि दोस्तों पहला पॉइंट क्या था कि प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों, प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है, अतः कथन बन सही है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है
अतः कथन दूसरा भी सही है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी कि ms-1 होता है, अतः कथन तीसरा गलत है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गति नंबर के चैप्टर 8th नंबर के चैप्टर के। थर्ड है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण एक समान चाल से होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्ति गति होती है। लास्ट फिर उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल से एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी है दोस्तों कि ना तो 1 ना तो 2। क्या सही है जवाब है इसका? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात सेकेंड भी सही है और फर्स्ट भी सही है। तो फर्स्ट सेकेंड दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ क्या है। यानी पहला पॉइंट है दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन उसका त्वरण एक समान चाल से होता है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, वृत्ति पथ पर एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की गति उसकी एक समान वृत्ति गति होती है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। तो किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, अगर कोई वस्तु वृत्ति पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ति गति कहा जाता है। अब दोस्तों इसी में 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते कि निम्न में से कौन एक त्वरण का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया गया है कि मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया गया है मीटर सेकेंड -1, ऑप्शन सी दिया गया है मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है दोस्तों जो कि सही है ms-2। तो त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों ms-2। यानी कि दोस्तों डिटेल देखते रहते हैं। तो डिटेल ये है दोस्तों, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इसे ms-2 अथवा ms मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। अब दोस्तों इसमें हम 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है एक समान त्वरित गति का, ऑप्शन बी है एक समान वेग का, ऑप्शन सी है एक समान चाल का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। डिटेल देख लेते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अब दोस्तों इसी में 6th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा या कौन से एक समान वृत्ति गति का या के उदाहरण है। ऑप्शन पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, सेकंड दिया गया है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर वृत्ति कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, और थर्ड दिया गया है दोस्तों वृत्ति पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल। तो मैं दोस्तों आपको इसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, केवल 2 और 3 जो है दोस्तों ये एक समान वृत्ति गति के उदाहरण है। तो दोस्तों क्या है, सेकंड पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर वृत्ति कक्षा में घूर्णन करता उपग्रह, और थर्ड है दोस्तों वृत्ति पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। अब डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि उपयुक्त सभी एक समान वृत्ति गति के उदाहरण है। फिर है दोस्तों इसके बाद अब हम दोस्तों 9th नंबर का चैप्टर देख लेते हैं जो कि है बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। प्रतिरोध बोल लो या दोस्तों विरोध बोल लो। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों सभी वस्तुओं का जड़त्व तो समान होता है। उपयुक्त में से कौन से सही है यह आपको बताना है कि ऑप्शन पे जैसे कि दोस्तों आप इसका डायरेक्ट बता दो कि 1 2 सही है, 2 या 3 सही है, कि 1 2 3 सही है, कि 1 और 2 या फिर 3 सही है। तो बताओ दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अर्थात दोस्तों घर्षण जो होता है, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है। ये वाला पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट है जो। डिटेल देख लेते हैं।
कि कथन फर्स्ट गलत है, क्योंकि वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध यानी कि विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध यानी कि विरोध करता, अतः कथन दूसरा क्या है दोस्तों, सही है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि कथन तीसरा गलत है, क्योंकि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका SI मात्रक किलोग्राम है। अब दोस्तों इसी में सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूटन के गति के तीनों नियमों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही सुमेलित है, अर्थात तीनों सही हैं, तीनों सही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट गति का प्रथम नियम यानी वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा, क्या है दोस्तों, अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है, तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। फिर इसके बाद है दोस्तों सेकेंड पॉइंट कि गति का तीसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती। थर्ड पॉइंट है दोस्तों गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती, ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अब दोस्तों इसमें डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है दोस्तों उपयुक्त तीनों युग्म सही सुमेलित है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से बल का SI मात्रक किया गया। ऑप्शन ए दिया गया है ms-2, ऑप्शन बी दिया गया है kgms-1, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों kgms-2 और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बल का SI मात्रक kg यानी कि किलोग्राम मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। डिटेल देख लेते हैं कि बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर यानी ms-2, इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक कैपिटल N द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन पे आते कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है दोस्तों वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती। सेकंड पॉइंट है दोस्तों दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। यह आपको दोनों में से कौन बताना है कि कौन सा सही है, कि ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो सही। तो मैं दोस्तों आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही। अर्थात क्या है दोस्तों कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। पहला पॉइंट सही है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों उपयुक्त दोनों कथन सही है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर होता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब दोस्तों इसी में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है दोस्तों कि बल तथा गति नियम चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा संवेग का SI मात्रक है। ऑप्शन ए kgms-3, ऑप्शन बी है kgms-1, ऑप्शन सी है kgms-2 और ऑप्शन डी है kgms। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। संवेग का SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। डिटेल देख लेते हैं। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, इसे kgms-1 के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा या कौन से न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण हैं? और पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय ब्रेक लगाने पर शरीर का आगे की ओर चले जाना। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी का ही ढेरी से बाहर निकलना। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना। ये दोस्तों सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है क्या दोस्तों? बताओ दोस्तों, इन तीनों में से कौन सा सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है? तो मैं आपको दोस्तों सही जवाब बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है दोस्तों ये सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। अर्थात क्या है दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचना दोस्तों, ये न्यूटन के द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। और फर्स्ट और थर्ड दोस्तों डिटेल में हम देख लेंगे। तो कथन फर्स्ट और सेकंड में न्यूटन के प्रथम नियम का पालन होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अतः कथन 1 और कथन 2 क्या है दोस्तों? प्रश्न के अनुसार गलत है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, कथन 3 में न्यूटन के द्वितीय नियम का पालन होता है। क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव दर कम पड़ जाता है। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति नियम का। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्न में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो से है? पहला पॉइंट है दोस्तों द लिटिल बैलेंस का, और सेकंड पॉइंट है दोस्तों स्टारी मैसेंजर बुक का, थर्ड है दोस्तों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज बुक का, फोर्थ है दोस्तों लेटर ऑन द सन स्पॉट का संबंध गैलीलियो से है। तो इसका सही जवाब दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो ऑप्शन डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 तीनों का संबंध किससे दोस्तों? गैलीलियो से। तो मतलब द लिटिल बैलेंस बुक भी गैलीलियो ने लिखी, स्टारी मैसेंजर बुक भी गैलीलियो ने लिखी, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज बुक भी गैलीलियो ने लिखी, और लेटर्स ऑन द सन स्पॉट ये भी बुक गैलीलियो ने ही लिखी। अब दोस्तों डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है दोस्तों, उपयुक्त सभी पुस्तकें गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखित पुस्तकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने डी मोट नाम से निबंध श्रेणी भी लिखी थी। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, गैलीलियो इटली के एक खगोल शास्त्री यानी कि दार्शनिक, गणितज्ञ के साथ साथ कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न दूरदर्शकों की श्रेणी यानी कि सीरीज ऑफ टेलीस्कोप विकसित करने के साथ साथ प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की थी। अब दोस्तों इसी में आगे बढ़ते हैं, 10th नंबर का चैप्टर को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना। 10th नंबर का चैप्टर है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो दोस्तों इस चैप्टर को एक काम करते हैं, अगली क्लास में देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन को, ताकि दोस्तों हम भूलें नहीं किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट डाल दी ऊपर के आई बटन में, जिसका नाम है NCERT MCQ 6 to 12th क्लास। उसमें दोस्तों मैंने साइंस के क्लास 6 के, क्लास 7th के, क्लास 8th के और क्लास 9th के दोस्तों सारे MCQ डाल दिए हैं दोस्तों, डिटेल के साथ है दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपके डिटेल के साथ भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए, करीब करीब आपके दोस्तों 5-6 हज़ार क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये NCERT MCQ दोस्तों 6 to 12 तक कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें कि दोस्तों हम पार्ट 4 को देखेंगे दोस्तों 9th क्लास का। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।